बीजेपी का मिशन गुजरात। गुजरात चुनाव में दिग्गज संभालेंगे मोर्चा। राष्ट्रीय पदाधिकारी सहित कैबिनेट मंत्री उतरे मैदान में। मध्य प्रदेश से 4 कैबिनेट मंत्रियों की लगाई गई ड्यूटी। मंत्रियों को अलग अलग विधानसभा का सौंपा प्रभार। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया की लगी ड्यूटी। विश्वास सारंग, इंदर सिंह परमार भी करेंगे प्रचार। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बंगाल और यूपी विधानसभा में निभा चुके हैं महत्वपूर्ण भूमिका। बीजेपी ने कई नेताओं और प्रवक्ताओं को भी दी जिम्मेदारी। कांग्रेस और आप भी झोंक रही ताकत। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का इंतजार है। इससे पहले पार्टियां अपनी ताकत की आजमाइश करते हुए नजर आ रही हैं। बीजेपी की ओर से खुद पीएम मोदी लगातार कमान संभाले हुए हैं। वहीं शिवराज कैबिनेट के मंत्री भी इस चुनाव में बीजेपी की ओर से प्रचार करते नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी 100% गुजरात में चुनाव जीतकर जनता जनार्दन की कृपा से जीत के आएंगे, जनता के विश्वास के साथ और हमारे नेतृत्व के भरोसे पर। अपना सौभाग्य मानता हूं कि बासन काठा की मुझे गुजरात में जिम्मेदारी दी है। गुजरात ने हमें वैश्विक नेतृत्व भी दिया है और उनके आभा मंडल के प्रकाश में वैसे भी देश और गुजरात दमक रहा है। वहां हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गुजरात की जीत लगभग तय है। कांग्रेस कह रही है कि देश में गुजरात मॉडल बना हुआ है और मध्य प्रदेश से 4 मंत्री जा रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि हालात क्या है। मध्य प्रदेश से 4 कैबिनेट मंत्री जा रहे हैं गुजरात के चुनाव में, और गुजरात जो है पूरे देश का गुजरात मॉडल बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि गुजरात में हालत क्या है। भारतीय जनता पार्टी की हवा धीरे धीरे निकल रही है और पंचर बड़ा तगड़ा है, तभी तो ये सारे मंत्री वहां जा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। वर्तमान में गुजरात देश की राष्ट्रीय राजनीति का सेंटर पॉइंट बना हुआ है। भारत के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहीं से आते हैं। बीते 24 सालों से गुजरात भाजपा का अभेद किला बना हुआ है। वहीं एक बार फिर से कब्जा बरकरार रखने पार्टी ने सभी दिशाओं में मोर्चाबंदी भी कर दी है। बीजेपी ने गुजरात की 182 सीटों को 4 हिस्सों में बांटा है, जहां सौराष्ट्र में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में महाराष्ट्र, उत्तर में राजस्थान और मध्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश के भाजपा नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्षेत्रीय आधार पर नेताओं की ड्यूटी लगाने का असर बीजेपी के लिए कितना मुफीद साबित होता है। भोपाल से IND24 के लिए कैमरामैन राकेश श्रीवास्तव के साथ आमिर खान की रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। क्या विपक्षियों के लिए अभेद किला बना गुजरात? क्या मोदी शाह के इर्द गिर्द ही होगा गुजरात चुनाव? क्यों एक बार फिर कांग्रेस ने गुजरात मॉडल पर उठाए सवाल? क्या क्षेत्रीय आधार पर नेताओं की ड्यूटी लगाने का बीजेपी को मिलेगा लाभ? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में अगर राजनीतिक हलचल की बात करें तो गुजरात के चुनाव मध्य प्रदेश पे खासा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश से लगा हुआ गुजरात है। और अगर मालवांचल की बात करें तो गुजरात का बहुत प्रभाव रहता है। प्रदेश की महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व की नदी नर्मदा मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में सांस्कृतिक और तमाम धरोहरों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण कारक है। तो गुजरात में जब चुनाव होते हैं उसका फर्क मध्य प्रदेश में साफ देखा जा सकता है, मध्य प्रदेश पर पड़ता है। यूं तो चुनाव हिमाचल में भी हैं, लेकिन हिमाचल की हलचल मध्य प्रदेश को प्रभावित नहीं करती। लेकिन गुजरात में अगर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती है तो मध्य प्रदेश में उत्साह का वातावरण होता है। भारतीय जनता पार्टी को अगर गुजरात में थोड़ा झटका लगता है तो मध्य प्रदेश में भी वो संभावनाएं बलवती होती हैं और इसकी
वानगी है पिछले चुनाव के। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी और मध्य प्रदेश में भी परिणाम लगभग वैसे ही रहे। कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था पिछले चुनावों में और कांग्रेस पर इस बार बड़ी जिम्मेदारी है कि उससे बेहतर करे। आम आदमी पार्टी क्या करती है, इन सब चीज़ों के मद्देनज़र मध्य प्रदेश के नेताओं की ड्यूटी गुजरात के चुनाव प्रचार में, चुनाव मैदान में लगाई गई है। शिवराज जी हमेशा की तरह वहाँ स्टार प्रचारक रहने वाले हैं। नरोत्तम मिश्रा जी जो चुनाव प्रबंधन के लिए जाने जाते हैं, कभी उन्हें उत्तर प्रदेश भेजा जाता है या अन्य प्रदेशों में, गुजरात में पहले भी काम कर चुके हैं, वो भी पहुँच चुके हैं, अन्य कई मंत्री भी पहुँच चुके हैं। तो कांग्रेस सवाल उठा रही है कि अगर गुजरात मॉडल इतना सक्सेस है तो दूसरे प्रदेशों से क्या ज़रूरत है नेताओं को बुलाकर प्रचार करवाने की। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं चेतन सिंह जी, हैं वरिष्ठ नेता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। अजीत सिंह भदौरिया जी प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। रविंद्र जैन साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल चेतन जी, ये कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, ये डायलॉग तो बिग बॉस ने बोला था, लेकिन बिग बी ने बोला था, लेकिन यही डायलॉग आपके बिग बॉस को बोलना पड़ रहा है, अमित शाह जी को, मोदी जी को। मध्य प्रदेश के नेताओं को बुलाना पड़ रहा है, अन्य प्रदेश के नेताओं को बुलाना पड़ रहा है। गुजरात मॉडल अपने आप में इतना सक्षम नहीं है क्या? नवीन जी, जिन लोगों को संज्ञान नहीं हो, ज्ञान नहीं है, तो उनके ज्ञान की पूर्ति मैं तो नहीं कर सकता है, तो उनकी जवाबदारी जिम्मेदारी है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विगत 30 साल से जा, और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी, और कैडर में भी इस देश का सर्वश्रेष्ठ कैडर अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पास है। इसको लेकर के कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और मध्य प्रदेश के कैडर को देश भर में लोग बुलाते हैं, और इस बात के लिए मध्य प्रदेश का कैडर जाना जाता है कि जहां भी जाएंगे संगठन की जितनी भी संगठन क्षमता है उस सारी क्षमताओं का प्रयोग करके बिगड़ी हुई परिस्थितियों को भी बदलने का मादा अगर किसी में हो तो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश इकाई में, तो बुराई क्या है? ये तो मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है। और मध्य प्रदेश के नेताओं को अगर बुला रहे हैं तो इसमें कांग्रेस को इतनी खुजली तो नहीं होना चाहिए। अगर कांग्रेस को इतनी खुजली हो रही हो तो अपनी खुजली दूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में 2023 में सारे योद्धा इसी मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं। तो आप कल्पना कर लीजिए कि आने वाले समय में 2023 में क्या होगा। सवाल यह है कि हम अपने घर में देखना नहीं चाहते, अपनी कमियों पर फोकस करना नहीं चाहते, उसको दूर नहीं करना चाहते। न नीति है, न नेता है, न आपके पास कोई संगठन है, न कार्यकर्ता है। बस आप तो एक बाइट दे दो और बस वो दिन भर चलती रहेगी, उससे हो जाएगा। अरे अभी कमलनाथ जी का बयान, नेता क्यों नहीं है? राहुल जी नेता नहीं है? इतनी बड़ी यात्रा अभी आ रही है मध्य प्रदेश में, महाकाल की पूजा आरती के साथ शुरुआत करेंगे। राहुल जी को आपको नेता नहीं दिखते आपको? राहुल जी, नवीन जी, हम तो उनको बहुत बड़ा नेता मानते हैं। सारे देश के बड़े नेताओं में एक नेता वो हैं। और हम तो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी भी बहुत बड़ा नेता मानते हैं। वे भी मध्य प्रदेश के श्रेष्ठ नेता हैं। और हम बाबा महाकाल से प्रार्थना करते हैं कि इन दोनों ही नेताओं का वजूद ऐसे ही भगवान बनाए रखे, ताकि उनका आशीर्वाद वचन इस भारत की भूमि पर टपकता रहे। सेनापति अगर हताश और निराश हो जाए तभी कहता है ना कि अगर आप लोगों को आराम करना है तो मैं भी आराम करने चले जाता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने नहीं कहा था, कमलनाथ जी ने कहा था। कमलनाथ जी ने इसलिए कहा था कि गुटों में टुकड़ों में बची हुई कांग्रेस, और उसमें भी गुटों में भी अपने गुट बना लिए लोगों ने। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के कांग्रेस में जो कुछ चल रहा है वो ठीक तो नहीं है। अगर ठीक चल रहा तो थोड़ी ना कहते कि इस तरह की बात है। देखिए, मनुष्य न टूटता है न बिखरता है, कभी स्वयं से और कभी अपने से। तो अभी कांग्रेस आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस अब लगभग बिखरने की कगार पर है, क्योंकि जिस नेता का सेनापति हताश और निराश हो जाए तो वहां कुछ नहीं बचता है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं आपको और आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर आज यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का जो संगठन है, संगठन का जो कार्यकर्ता है, एक योद्धा है, बिगड़ी हुई परिस्थिति को बदल करके आता है। और हमें पूरा भरोसा है कि इस चुनाव में भी गुजरात में पूरी ताकत के साथ जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगा है, योद्धा की तरह विजय योद्धा होकर के सब लौटेंगे और कमल का फूल गुजरात में पूरी ताकत के साथ खिलेगा। अजीत जी, ये तो कह रहे हैं न नेता है, न नीति है, न नियत है, न निष्ठा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई के सबसे बड़ी बौखलाहट ही है
कि आज कांग्रेस पार्टी आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एकजुट है। आज से 6 महीने पहले कांग्रेस के सारे नेताओं ने आदरणीय कमलनाथ जी की छतरी के नीचे आके स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हमें जो विकास की डोर 2020 में तोड़ दी गई थी, जो 2018 में जनता ने सौंपी थी, जो 20 में भारतीय जनता पार्टी ने वोटों की सरकार नोटों के आधार पर गिराकर तोड़ दी थी, उसकी डोर पुनः आदरणीय कमलनाथ जी के हाथों में 2023 को सौंपना है। ये एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता का संकल्प है। तो कांग्रेस पार्टी में कहीं कोई के इफ बट किंतु परंतु की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की कैडर की बात कर ले आदरणीय नवीन जी, तो आप देखेंगे कल्ली सागर में भारतीय जनता पार्टी के रोते हुए एक नेता का फोटो सारी मीडिया में वायरल हुआ है और उनका बयान आया है कि हमारी स्थिति तो ये हो गई है, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है जैसे पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति है। पहली चीज। दूसरी चीज आप देखिए गुटबाजी कितने चरम पे है ये भारतीय जनता पार्टी में बच्चे को मालूम। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री आज मध्य प्रदेश से गुजरात में जाके तो चुनाव करा रहे आदरणीय नवीन जी, परंतु मध्य प्रदेश का जो किसान अति वर्षा के कारण पीड़ित है, उनकी फसलें नष्ट हो चुकी। आप मुझे बताइए शिवराज सिंह जी से लेकर कौन सा मंत्री किसानों के खेतों पे जाके खड़ा हुआ? चाहे अरविंद भदौरिया की बात कर लो, नरोत्तम मिश्रा जी की बात कर लो, किसी की भी बात कर लो, ये सिर्फ और सिर्फ इवेंटों में बिजी है। आपने अभी कूनो में प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे 300 करोड़ का इवेंट किया, वहां पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समूह की बहन जी वगैरह को मंडला से श्योपुर तक लाए और फिर वापस हाल की हाल भेज दिया। और फिर अमित शाह जी का कार्यक्रम 4 दिन बाद हुआ ग्वालियर में, फिर वहां पे भी समूह की कार्यकर्ताओं को लाया गया ग्वालियर में। तो ये ऐसा क्या संदेश देना चाहते हैं? 300 करोड़ रुपए श्योपुर में खर्च किए, 150 करोड़ रुपए उज्जैन में खर्च किए, 100 करोड़ रुपए ग्वालियर में खर्च कर दिए। तो ये जनता का पैसा है, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने अपनी जेब से नहीं दिया। आदरणीय नवीन जी, अगर इनको जेब से देना पड़ेगा तो चाहे अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी, ये लोग किसी को एक गिलास पानी तक नहीं पिला सकते, चाहे वो शिवराज सिंह जी हो या कोई दूसरा बड़ा नेता हो। तो ये इन नेताओं की हकीकत है। मैं तो अपील करूंगा भारतीय जनता पार्टी से और उनकी सरकार से कि कम से कम मध्य प्रदेश का जनमानस जो किसान है, जिसको शिवराज सिंह भगवान कहते हैं जब वक्त आता है, वो आज परेशान है, बेहाल है, उसकी सुध लें, ना कि वो गुजरात में जाके चुनाव कराएंगे। अरे गुजरात में सरकार बनाना तो अलग बात है आदरणीय नवीन, प्रतिक्रिया ले ले, परंतु गुजरात प्रतिक्रिया ले लो। 1 मिनट और वक्त लूंगा, 1 मिनट अब ज्यादा हो जाएगा, फिर भाषण लगने लगे। मेरी बात तो सुनिए, आऊंगा, फिर आप कहोगे कि मैं रविंद्र जैन साहब हैं, जरा समझ लेता हूं। रविंद्र जैन जी, गुजरात में कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्यों जाना पड़ रहा है। देखिए, मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि जो मैंने 4 मंत्रियों के नाम देखे हैं आज, हालांकि चारों अपने अपने फन के माहिर हैं, चारों संगठन के माहिर हैं, संगठन बहुत अच्छी तरह से उनको आता है, लेकिन आप ये देखेंगे कि अभी तक जितनी भी ड्यूटियां लगती थी, मैं भी लगातार देखता रहा हूं कि गुजरात चुनाव में जो ड्यूटी लगती थी वो गुजरात बॉर्डर के जो हमारे विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनकी लगती थी। लेकिन अरविंद भदौरिया जी भिंड के हैं, नरोत्तम मिश्रा जी दतिया और डबरा मान लीजिए आप जो परमार साहब हैं वो शाजापुर के हैं और विश्वास सारंग जी भोपाल के हैं। तो इतनी दूर वालों की ये ड्यूटियां लगी, तो मैं थोड़ा चौंक जा रहा हूं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वहां किसी प्रकार के कोई संकट में नहीं है, उनका खुद का अखाड़ा है, वो वहां के उस्ताद हैं। आप देखेंगे गुजरात का जो चुनाव है वो निश्चित तौर पर इस समय भारतीय जनता पार्टी की मुट्ठी में साफ साफ दिखाई देता है। बेशक आप पार्टी वहां बहुत काम कर रही है, बहुत लगातार वहां दौरे कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जो स्थितियां वहां बन रही है, वो कहता है भाजपा, हाँ वो भाजपा बोलते हैं वहां पर, भारतीय जनता पार्टी को हम लोग भाजपा बोलते हैं और भाजपा बोलते हैं वो लोग, गुजराती टोन है उनकी वो। लेकिन जो स्थितियां हैं गुजरात चुनाव की, सबसे बड़ी विशेषता नवीन जी ये है कि वहां मुख्यमंत्री कहीं दिखाई नहीं दे रहे। भूपेंद्र सिंह जी का नाम कहीं कोई मीडिया में आपको दिखाई नहीं देगा। वो पूरा की पूरा चुनाव इस समय नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नाक का सवाल बन गया है और ये उनके लिए सेमीफाइनल है। 2024 का सेमीफाइनल गुजरात में वो लड़ने जा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में हम हमेशा जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनाव के मोड में रहती है, हमेशा वो तैयारी करती रहती है। लेकिन इस बार अभी जो कल एक वीडियो वायरल हुआ है भावनगर का, इसमें नरेंद्र मोदी जी की स्पीच चल रही है, हो सकता है वो भी एडिटेड हो या फर्जी हो, लेकिन उसमें लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की स्पीच चल रही है और पीछे पूरी सीटें
खाली पड़ी हुई हैं। तो यदि ये हालात है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को पूरा जोर लगाएगी और पूरा ध्यान रखेगी। अभी ये शुरुआत है। हमारे जो 4 मंत्री वहां भेजे गए हैं, नरोत्तम मिश्रा जी बहुत ज्यादा, मतलब आप ये मान के चलिए कि संगठन के मामले में और एक चुनाव प्रबंधन के मामले में मध्य प्रदेश में कोई मुकाबला नहीं उनका। नरोत्तम मिश्रा जी की वहां ड्यूटी, यही उनकी जो क्षमता है उसको देख के लगाई गई है। हमारे संगठन के 2 और व्यक्ति हैं जो संघ से बहुत करीबी हैं, अरविंद भदौरिया जी और परमार, इंद्रजीत परमार। ये दोनों संघ के बहुत नजदीक होने के कारण से इनकी ड्यूटी लगी है। और कहीं ना कहीं विश्वास सारंग को हम देखेंगे कि युवा हैं, अच्छा एक लोगों को आकर्षित करते हैं, भीड़ इकट्ठी करते हैं और शिवराज जी के बहुत विश्वसनीय हैं। तो ये चारों मंत्रियों की वहां ड्यूटी लगना, संगठन ने बहुत सोच समझ के इनकी ड्यूटियां वहां लगाई हैं। निश्चित तौर पर इसका फायदा तो बहुत मिलेगा। लेकिन फिर मैं बोलूंगा कि गुजरात चुनाव भारतीय जनता पार्टी का अखाड़ा है, वहां जो भी जाएगा वो बड़ी तैयारी से जाएगा। कांग्रेस की कोई तैयारी अभी तक गुजरात के मामले में दिखाई नहीं दे रही है। आप पार्टी की जो रैलियां हो रही हैं उसमें भीड़ दिख रही है। आप पार्टी सोशल मीडिया के जरिए पूरा चुनाव लड़ रही है। अब वो मैदान में कितना लड़ पाएगी, अभी ये हमें इंतजार करना पड़ेगा। जी जी, बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि उनका अपना खुद का अखाड़ा है, तो मोदी शाह के अखाड़े में और गुजरात के बाड़े में कांग्रेस क्या करेगी, ये तो बड़ा सवाल है। क्योंकि पिछली बार कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था, 88 सीटों उस समय उनके पास में 3 युवा चेहरे थे। उस समय हार्दिक बजाज थे, पटेल समुदाय बहुत उनके साथ था। लेकिन अब ये परिस्थितियां एकदम बदल गई हैं। कांग्रेस के पास इस समय गुजरात में कोई बड़ा चेहरा नहीं है, ना कोई युवा है और ना कोई ऐसा चर्चित चेहरा है जो वहां भीड़ इकट्ठी कर सके और लोगों को जोड़ सके। जातिगत समीकरण भी इस समय कांग्रेस की ज्यादा पक्ष में दिखाई दे नहीं रहा। लेकिन अभी चुनाव की घोषणा होने दीजिए, उसके बाद समझ में आएगा कि कौन किस पाले में आता है। फिर मैं दोबारा एक ही बात कहूंगा कि ये बीजेपी का अखाड़ा है और इसमें जो पहलवान उतरेंगे निश्चित तौर पर उनका मुकाबला वहां के लोकल भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, लोकल मुख्यमंत्री से नहीं है, कैबिनेट से नहीं है। उनका मुकाबला अमित शाह से होगा और उनका मुकाबला सीधा नरेंद्र मोदी से होगा। बिल्कुल सही कहा। तो ये लिटमस टेस्ट है अजीत जी, सीधा मतलब 24 तक देंगे गुजरात चुनाव के जो परिणाम है उनके नतीजे 24 तक सहयोग करेंगे जिस भी पार्टी के फेवर में आएंगे। आपकी तैयारी बहुत ज्यादा दिख नहीं रही है राहुल जी। उधर साउथ में जहां अभी कोई चुनाव नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, वहां भारत जोड़ो यात्रा फिर ये मध्य प्रदेश में। मुझे लगता है कि गुजरात से करते बढ़िया द्वारिका से शुरू करते, या अभी कर लें चूंकि चुनाव में चुनाव है। देखिए आदरणीय नवीन जी, वक्त आएगा तो गुजरात में भी आपको देखने को मिलेगा। 2017 में ऐसे ही यहाँ पे चैनलों के सामने बैठ के लोग विश्लेषण कर रहे थे। अमित शाह अगर सूरत में बैठ के रातों रात अरबों करोड़ों रुपए नहीं बदलवाते पुराने नोटों के व्यापारियों के, तो गुजरात के अंदर 2017 में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। आप देखेंगे 15 सीटों में ही सिर्फ प्रभावित की थी सूरत की सीटें, बाकी सब जरा पूरे इसका मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि अजीत जी के मतलब जो पार्टियों के पास पहले से फंड जमा हुआ था तो वो चल जाते, मतलब बदलने से नुकसान तो बहुत हो। नहीं, वो तो जो इनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कितने हजारों करोड़ का घोटाला किया अमित शाह की। वो तो क्या है, जब सैया भाई कोतवाल तो काय का डर, ये कहावत इन लोगों के बीच लागू हो रही है। सौरभ गांगुली को तो आप बाहर कर सकते हो बीसीसीआई से, परंतु जय शाह के लिए आप दूसरा सुप्रीम कोर्ट से मैनेज करा के आप नियम ला देते हो कि नहीं साहब सेकंड टेन्योर। तो ये तो सैया भाई कोतवाल तो काय का डर नवीन जी, ये तो वक्त बताएगा। जहां तक गुजरात मॉडल की चर्चा हो रही है तो ये वही नरेंद्र मोदी है जिन्होंने 20-22 साल पहले गांधीनगर में मेट्रो की आधारशिला रखी थी। 2022 तक मुंबई से लेके अहमदाबाद की मेट्रो बुलेट ट्रेन की घोषणा की थी इन्होंने। ये वही नरेंद्र मोदी है। बन गई क्या, कहां तक लाइन खिंच गई? जरा आप अपने किसी संवाददाता को भेज के पूछ लेना कि बुलेट ट्रेन की पटरी कहां तक बिछ गई बंबई से अहमदाबाद के बीच में। तो ये है जुमलेबाजियों की सरकार है। देखिए पर्दा हटेगा, आज नहीं तो कल। ये भारत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम भारत जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए चाहे जितना नुकसान उठाना पड़े। देश आजादी के समय भी कांग्रेस पार्टी आप पर्याप्त उठा चुके, अब इसके बाद ज्यादा बचा नहीं है, ज्यादा मत उठाओ नुकसान। प्रयास की बातें करते थे जी। इस तरीके को डिमोरलाइज करते थे। गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे, संघ से जुड़े लोग उसको डिमोरलाइज कर रहे थे। मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। संघ से जुड़े हुए लोग उसको डिमोरलाइज कर रहे थे। मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। चिंता नहीं करते, हम भारत जोड़ने की बात करते हैं, हम भारत तोड़ने की बात नहीं करते आदरणीय जी। चेतन सिंह जी क्या कहेंगे? नवीन जी,
एक तो भदौरिया जी जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में शब्दों का उच्चारण करते हैं, मुझे लगता है आपको भी इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से बात की जाती है क्या? हम तो इनके नेताओं के बारे में इस तरह की बात नहीं करते। इनके परिवार के संस्कार यही है क्या? राजनीति अपनी जगह, राजनीति हो सकती है, हमारे विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन शब्दों का संबोधन सम्मान के साथ होना चाहिए। कोई भी नेता हो, वो देश के प्रधानमंत्री है, सम्मानित प्रधानमंत्री है, आपके घर के परिवार के लोग नहीं है। रही बात कांग्रेस के आज भारत जोड़ो की जो लोग बात करते हैं, जिस लोगों ने 1947 में भारत के विभाजन पर भदौरिया जी जो 1947 में भारत का विभाजन करते हैं, वे यात्रा निकालते हैं। भदौरिया जी बोल तो लेने दीजिए। सीनियर लीडर ने एक भदौरिया जी चर्चा खराब हो जाती। भदौरिया जी चर्चा खराब हो जाती। भदौरिया जी चर्चा खराब हो जाती है। भदौरिया जी भदौरिया जी चर्चा खराब हो जाती। जी चेतन जी, जिन लोगों ने सन 1947 से भारत माता के कलेजे के टुकड़े पर दस्तखत किए हों और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होकर के भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करने वालों का समर्थन करते हैं, वो हमसे कहते हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। क्यों आवश्यकता पड़ रही भारत जोड़ो यात्रा की? क्यों? क्योंकि आपका चाल चरित्र चेहरा सारा हिंदुस्तान देख रहा है। और जिन बंधुओं की बात को लेकर के जिनको आप वोट बैंक समझते थे, अब वो समझ गए हैं कि इस वोट बैंक के पीछे कुछ भी नहीं, केवल सत्ता की कुर्सी चाहिए। इसलिए देश को आपस में काटो बांटो छाटो, लेकिन राज करो, ये था। अभी हमारे मित्र कह रहे थे जो जिनकी आपने बात थी भूपेंद्र जी की, कि हमने बंगाल को जोड़ा, हमने कश्मीर को जोड़ा। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने पंजाब को जोड़ा, पंजाब में भिंडरावाले को पैदा करने का काम भी आप ही लोगों ने किया। पंजाब में जिस प्रकार से सिखों का कत्लेआम हुआ है, ये सारे हिंदुस्तान ने देखा, सारी देश की अदालतों ने देखा, शीर्ष अदालतों ने देखा है। उसके बाद भी अगर लोग कहते हैं कि हम देश को जोड़ने निकले, तो इससे अच्छा तो आप रहने दो भैया, देश पहले से ही बहुत अच्छा जुड़ा हुआ है और चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारा देश और गुजरात को इस हिंदुस्तान से अलग थोड़ी ना। गुजरात में कांग्रेस फाइट में नहीं आ पाएगी, फाइट में आप देखते जाइए। आ रहा हूं की बातों को कह रहा हूं कि हमने करोड़ों अरबों रुपए लिए हैं। आप तो आज आपने सुप्रीम कोर्ट से हमने नया रूल्स निकलवा दिया, सुप्रीम कोर्ट को मैनेज किया। आप सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। आप भारत के संविधान की उन ताकतों की भी अवहेलना करने से नहीं चूकते जिन ताकतों पर इस प्रकार के प्रश्न नहीं उठाए जा सकते। भारत के निर्वाचन आयोग को आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली। क्या देश की संवैधानिक संस्थान अगर इस प्रकार से नष्ट और भ्रष्ट होंगे, तो क्या इस देश में कोई भी संविधान पर अपनी निष्ठा प्रकट करेगा? क्या देश की अदालतों के कानूनों पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाया जा सकता है? हो सकता है कोई निर्णय से आप संज्ञान ले सकते हैं। अरे सुन लो भदौरिया जी, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि देश के संविधान की पीठ पर अगर आप कोई प्रश्न चिन्ह करोगे तो इस देश की संवैधानिक पीठ उसको चुपचाप बर्दाश्त करेगी। मुझे लगता है देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं पर जिस प्रकार से आक्षेप लगाए जा रहे हैं, ये आने वाले समय के लिए देश और देश की परंपराओं के लिए उचित स्थान नहीं है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के आधार पर, और जहां भी हम सरकार में सरकार की नीतियों के आधार पर हम जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे। और निश्चित रूप से आपको इस बात को लेकर के कहीं कोई संशय नहीं है भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में समर्थन नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, आदरणीय प्रशांत सिंह सोलंकी जी के नेतृत्व में आपने देखा हमने महाराष्ट्र जरा इन दोनों लोगों की चर्चा करा दो। जी के नेतृत्व में 17 जगहों पर 17 प्रदेशों में अपना कार्य कर लीजिए आपस में चर्चा कर लीजिए। क्या कह रहे हैं, कह लीजिए। मेरे दोस्त, मुंबई से अहमदाबाद की पटरियां 22 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने मेट्रो ट्रेन की आधारशिला रखी थी गांधीनगर में। वो उसकी पटरियां कहां तक फिलर? सारा देश नेटवर्क से जुड़ गया है। घर में जाकर के सोइए, आपके लायक काम नहीं बचा। जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। आपको जबरदस्ती में चैनलों पर आकर के अपनी वाहवाही लूटना चाहते हो। आज सारे देश को माननीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में देखिए, आप 4 लेन 6 लेन 8 लेन मेट्रो से लेकर के वंदे मातरम ट्रेन चारों ओर गूंज रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर देश चला रहा है। जो देश कभी सऊदी अरब के सामने कटोरा लेकर के त्राईयान डीजल दे दो, पेट्रोल दे दो, इसके दाम कम कर दो, आने वाले 3 साल में हम डीजल पेट्रोल पर पूरी तरह से निर्भरता हमारी खत्म हो जाएगी। ये देश बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हो गया आप दोनों लोगों का हो गया। मैं सर की तरफ मुखातिब होऊंगा। बीच में बिल्कुल एक ठीक बात कही कि कांग्रेस के पास गुजरात कहीं है नहीं।
निश्चित तौर पर कांग्रेस पे पूरी जो तैयारी देखना चाहिए, जो चेहरा होना चाहिए वो उनके पास नहीं है। पर नवीन जी, गुजरात चुनाव को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बात की और भी एक मैं संकेत करना चाहता हूं कि जब चुनाव आयोग ने बैठक बुलाई, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, तो पूरे देश भर में ये माहौल था कि गुजरात चुनाव की घोषणा होगी। लेकिन पहली बार मैंने अपने 35 साल की पत्रकारिता में पहली बार देखा है कि चुनाव आयोग ने मतगणना की तारीख तो घोषित कर दी है, लेकिन चुनाव कब होंगे ये तारीख आज तक घोषित नहीं की है। 8 दिसंबर को मतगणना होगी गुजरात में, लेकिन गुजरात में चुनाव कब होगा ये आज तक किसी को नहीं पता है। तो ये बड़ी आश्चर्यजनक चीज है गुजरात को लेकर कि चुनाव आयोग बड़ा कंफ्यूज है। क्या चुनाव आयोग को रोका गया? ऐसी क्या घोषणाएं चुनाव अभी गुजरात में होना बाकी है सत्तारूढ़ दल की ओर से, या किसने रोका चुनाव आयोग को? ये तमाम बोलने दीजिए। अरे आप सुनिए तो, अरे भदौरिया जी कहीं तो आप चुप हो रही, भदौरिया जी कहीं तो चुप होइए, बोल तो रहे, भदौरिया जी बोलने दीजिए। अरे जो आप कहना चाहते हैं भदौरिया जी वही मैं कह रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं कि जब हम ये मानते हैं कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी का है, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेताओं का साख दांव पे लगी है, लेकिन क्या कारण है कि चुनाव में एंड टाइम पर चुनाव की तारीखें रोकी गई? ये तारीख कब घोषित होंगी? आपने चुनाव परिणाम की घोषणा कर दी है कि 8 तारीख को परिणाम आएंगे, 8 दिसंबर को, पर इलेक्शन कब होंगे इसकी डेट कब पता चलेगी पब्लिक को? क्या कारण है? सब इनका भी तमाम सारी जो जानकारी, जो तमाम सारे सवाल है, इसका जवाब आना भी बाकी है। और एक और बात, जो ये जिस सब्जेक्ट पे हम आज बात कर रहे हैं नवीन जी, अभी मध्य प्रदेश की शुरुआत है, मध्य प्रदेश के बहुत से नेताओं की ड्यूटी वहां लगाई जाएगी। लेकिन मेरा एक सवाल यह है कि जब मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं तो गुजरात के बड़े नेताओं की ड्यूटी यहां नहीं लगती है, इसका क्या कारण है? क्या मध्य प्रदेश के नेता इतने सक्षम है कि वो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव जिता सकते हैं, हिमाचल में भी जिता सकते हैं, हरियाणा में जिता सकते हैं, वो गुजरात में जा सकते हैं? लेकिन जब मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं, ना हमें हरियाणा की जरूरत पड़ती, ना हमें हिमाचल की जरूरत पड़ती, ना गुजरात की जरूरत पड़ती। कहा उन्होंने, चेतन जी ने, कि मध्य प्रदेश का सबसे आदर्श संगठन है। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहां समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश ने गुजरात में आमद दी और गुजरात के चुनाव पूरे देश में आमद देंगे। गुजरात के चुनाव मोदी और शाह के नेतृत्व पर भी मोहर लगाएंगे कि उनको 2024 में जनता स्वीकार कर रही है कि नहीं देश में, वो लिटमस टेस्ट होगा। तो गुजरात के चुनाव की आहट बहुत दूर तक जाएगी और ये पहले चुनाव हैं जो निश्चित रूप से वहां स्थानीय कोई चेहरा गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, कांग्रेस के पास भी कोई अभी चेहरा नहीं है, आम आदमी पार्टी भी है। तो क्या गुजरात के चुनावों के परिणाम रहेंगे, देखना दिलचस्प रहेगा। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।